हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अनस्पोकन बायोलॉजी। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वही बेस्ड होने वाला है जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उस पर। पिछली वीडियो में हमने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डीपर नॉलेज ली थी। अब हम जो है वो सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक बात तो श्योर है, अगर आप ये वीडियो देखते हो ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके स्कूल में बोर्ड के हो या फिर किसी मतलब आपके टेक्स्ट बुक के हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ओके बाय योर ओन। चलो शुरू करते हैं सेल के बारे में। देखो चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जो है वो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था कि हमने देखा था कि जो सेल है वो इतना टाइनी ऑब्जेक्ट होता है कि उसको देखने के लिए हमें सेल की जरूरत होती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि हम अपने जो नेक्ड आई है ना, बिना चश्मे की आंखों से हम कितना कितना देख सकते हैं। हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 mm है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो सेल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। उसको उसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में है कैसी, है ना, वो बाहर से कैसा दिखता है, वो अंदर उसकी घुसेंगी वो अंदर से कैसा दिखता है। समझ में आया नहीं आया? चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल की अगर मैं बात करूं, सेल की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सेल जो है ना इस तरह से एक मेम्ब्रेन होती है सेल के चारों तरफ जो एक सेल का एरिया डिसाइड करती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। चूंकि ये सेल की मेम्ब्रेन है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या चीज है? ये बवाल क्या है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, इसमें डीएनए है आपका। ठीक है, क्या डीएनए क्या होता है? डीएनए वो सब्सटेंस होता है, वो हेरिडिटी मटेरियल होता है ना, जिससे आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके जो फिनोटाइप है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी नोज कैसी है, आपकी स्किन कैसी है, स्किन कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, इन सबकी इंफॉर्मेशन जो है आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में प्रेजेंट होती है। समझ में आया नहीं आया? तो उस डीएनए को कवर कौन करके रखता है? न्यूक्लियस। समझ में आया? तो ये न्यूक्लियस का काम है। न्यूक्लियस करता क्या है? सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है ना उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन पूरे बॉडी की जितनी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है ना, ऐसे ही सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब सेल जो है, सेल और न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस भी भरा होता है। ठीक है, इस तरह से ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। ठीक है, जेली लाइक मतलब फ्लूइड होता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्मा है ना इसमें बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि अगर मैं एक मोटा मोटी बात करूं ना तो इसमें इस तरह से ईआर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ईआर प्रेजेंट होता है। गिव मी अ मिनट। इस तरह से क्या होता है? ईआर। ईआर क्या है? ईआर क्या बवाल है? ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, तो कंफ्यूज नहीं हो ना मैम क्या बता रही हैं। ठीक है, अभी सब सुन लो। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे कि किसी सेल में ये होता है, किसी सेल में नहीं। ऐसा नहीं होता कि हर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, नहीं, कुछ सेल्स में होता भी नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में भी आगे धीरे धीरे जानेंगे, कंसेप्ट बिल्डअप होगा भी हमारा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोल देते हैं गोल्जी बॉडीज। क्या बोल देते हैं बेटा? गोल्जी बॉडीज। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है? और इसमें इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? जिनको हम बोल देते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है? और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
इस तरह से वो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल होती तो इसमें और क्या प्रेजेंट होता, इसमें प्रेजेंट होता क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट तुमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द प्लांट सेल होता है, जो खाना बनाने का काम करता है। तो जो खाना किसके अंदर बनता है, किचन के अंदर। सेल का किचन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और खाना बनाता कौन है, प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें खाना बनता है। हमारे सेल के अंदर खाना नहीं बनता है, ठीक है, हम तो हेटेरोट्रॉफ, हम दूसरों से खाना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनल और होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम, ठीक है, तो ये सेल की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है कि सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है और सेल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, कुछ सेल्स में, सारी में नहीं, कुछ सेल्स में इसके ऊपर इस तरह से एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसको सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड होती है ये, ठीक है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है। सारी सेल्स में नहीं होता है, कुछ सेल्स में होता है। ये जो ऑर्गेनल्स भी है ना ऐसा नहीं कि सारी सेल्स में होते हैं, नहीं, कुछ सेल्स में होते हैं। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे अभी, कौन सी सेल्स में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से नहीं प्रेजेंट होते हैं, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं होती है। समझ में आया? ये जो है ये एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर है कि सेल में क्या क्या होता है। आइए देखिए, पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो क्या है, देखो सेल मेम्ब्रेन हमने अभी पढ़ा है कि सेल है, सेल की बाउंड्री जो है ना, एक तरह से सेल के स्पेस को जो इंक्लोज कर रहा है उसकी जो बाउंड्री बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड द सेल एंड प्रोटेक्ट एक कंटेंट, जो सेल के अंदर होते हैं ना कंटेंट, जैसे कि साइटोप्लाज्मा हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना, अभी हमने जो पढ़ा, इन सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये बता रहा है कि ये एक सेल है। ये क्या डिफाइन करता है, इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल डिफाइन करता है ना। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा, इसका ना एक नेचर है कि ये ना सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही बाहर जाने देती है और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अंदर आने देती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर जाओ कोई भी बाहर आओ, नहीं 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 नहीं, सिर्फ सम सब्सटेंस, स्पेसिफिक सब्सटेंस को अलाउ करती है कि भाई तुम सेल के बाहर जाओ और सेल के अंदर आओ। ठीक, बाकी जो भी सब्सटेंस है उनके एंट्री को वो क्या कर देती है, एंट्री एग्जिट को वो ब्लॉक कर देती है कि नहीं, तुम्हें सेल के बाहर जाना अलाउड नहीं है, तुम्हें सेल के अंदर आना अलाउड नहीं है। समझ में आया? देखो इसको हम इस तरह से समझो कि ये जैसे ये जो प्रोसेस होता है ना, जो सेल के अंदर आना या बाहर आना, इसको हम ऑस्मोसिस से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, समझो इस चीज को। देखो जैसे कि ये है डिफ्यूजन, सबसे पहले ये समझो डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन जो होता है ना बेटा, बेसिकली ये मूवमेंट है। मूवमेंट किसकी, पार्टिकल्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब कैसे मूवमेंट होती है, देखो कभी तुमने घर में अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती तुमने अगर जलाई है तो तुम्हें पता होगा, तुम जलाते तो मंदिर में हो लेकिन दूसरे कमरे तक तुम्हें स्मेल आने लगती है उसकी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल होते हैं, जो उसमें से इवॉल्व होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं और वो ट्रेवल करते 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 तुम्हारे नोज के रिसेप्टर्स तक पहुंच जाते हैं और तुम्हें स्मेल आने लगती है। तो उसने क्या किया, उस पार्टिकल ने ट्रेवल किया ना, उस पार्टिकल ने वहां वो जो स्टिक थी है ना, जो अगरबत्ती थी उसमें से निकला और वो तुम्हारे नोज तक आया। तो वो जो ट्रेवलिंग है, वो ट्रेवलिंग उसने की कैसे, क्यों कर रहा है वो ट्रेवलिंग, है ना। देखो समझो इस चीज को कि तुमने, ये मंदिर है तुम्हारा और यहाँ पर तुमने भगवान जी के सामने अगरबत्ती को ऑन कर लिया। ठीक है, अगरबत्ती को
क्या बोलते हैं इसको, जला लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा, बहुत सारा धुआं निकलेगा। तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, तो ये पार्टिकल्स की टेंडेंसी है कि वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में जाए। उनके पास खुद की टेंडेंसी है कि वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में जाए। अब तुम्हारे कमरे में तो जल नहीं रही है, जल कहाँ रही है अगरबत्ती, वो जल रही है भगवान के मंदिर में, समझ में आया। तो भगवान के मंदिर से वहां पर क्या हो गई, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो वो ट्रेवल करते करते कहाँ चले गए, जहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तुम्हारे कमरे में वो आ गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन, की नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन व्हिच अकर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं और तुम्हारे नोज तक आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हमने बोलते हैं डिफ्यूजन बोल दिया, ठीक है। अब समझो ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो समझो इस चीज को। अब जैसे हमारी सेल है ना, इस सेल के अंदर भी तो पार्टिकल्स है ना, इस सेल के अंदर पार्टिकल्स है, ये बाहर भी मूव करते हैं और अंदर भी मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट एक्चुअल में हो कैसे रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस से डिफाइन करते हैं, कैसे, देखो समझो इस चीज को। लेट सपोज कि तुम्हारी ये सेल है, ठीक है, तुम्हारे इस सेल में, इस सेल को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये सेल बहुत प्यासी और इस सेल को वाटर चाहिए। तो आसपास की जो सराउंडिंग है ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर वाटर अवेलेबल है, ठीक है। और तुम्हारे सेल के अंदर क्या है, वाटर नहीं है, कम वाटर है। तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप क्या करेंगे, सेल के अंदर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्यों आना शुरू कर देंगे, समझो इस चीज को। देखो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे सेल के अंदर जैसे ही कम हुई ना, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी सेल के अंदर जैसे ही कम हुई ना, यहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो इंक्रीज हो गई, समझ में आया। क्योंकि देखो साइटोप्लाज्मा में और भी तो सब्सटेंसेस है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई एक तरह से। तो जैसे ही वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, और सराउंडिंग में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, भरपूर मात्रा में पानी मौजूद था। तो यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करें सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट से, वहां पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, कम, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर, ज्यादा। तो अब देखो वाटर की भी टेंडेंसी है कि वो अपने हाई से अपने लो में जाए, मतलब कि ज्यादा वाटर से वो कहाँ जाए, कम वाटर की तरफ जाए। तो वाटर ने मूव करना शुरू कर दिया, कहाँ पर, सेल के इनसाइड। समझ में आया नहीं आया, तो वाटर ने मूव करना शुरू कर दिया सेल के इनसाइड। और किसको क्रॉस कर रहा है, ये इस मेम्ब्रेन जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को वो क्या कर रहा है, क्रॉस करके जा रहा है। मतलब कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, और मे बी कॉल्ड एज फ्रॉम its high water concentration to low water concentration, that is known as osmosis। और किसके थ्रू हो रहा है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए सेल मेम्ब्रेन का बीच में होना जरूरी है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा बेटा। समझ में आया नहीं आया, तो ऑस्मोसिस क्या है, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट। मतलब वाटर कहां से कहां जाता है, वाटर या तो अपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अपने ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, या फिर जहां पर हाई सोल्यूट है वहां जाएगा, अपने लेस सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कब तक मूव करेगा, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो होगा वो जब तक मूव करेगा, हाँ है, वो जब तक मूव करेगा जब तक दोनों एरिया की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पर ये जो सोल्यूट है ना, यहाँ पर ये जो सोल्यूट है, अगर इसमें पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि वाटर जो है वो बढ़ रहा है,
समझ में आया नहीं आया? अगर वाटर बढ़ रहा है तो सॉल्यूटी कम होने लगेगी, और सॉल्यूट कब तक कम होता रहेगा? जब तक इन दोनों इन्वायरमेंट में यानी कि एक्सटर्नल मीडियम में और इंटरनल मीडियम में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर ना हो जाए, तब तक जो है वाटर मूव करता रहेगा। अब हमने हमने ये पढ़ तो लिया ऑस्मोसिस, लेकिन इस ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन कहाँ है? समझो, इस ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका किशमिश। रात को मम्मी सोने से पहले एक ग्लास में किशमिश जो है वो भिगो देती है, बादाम भिगो देती है, किशमिश भिगो देती है। सुबह तक वो जो हमें वो जो रेजिन्स है ना वो हमें स्वेल मिलती है, फूली हुई मिलते हैं, तो मैं ऐसे फूल के ऐसे हो जाती है, बिल्कुल रूठ जाती है, फूल जाती है ना, फूल जाती है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? वो इसी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वाटर जो है वो अंदर की साइड मूव करना शुरू कर देता है। समझ में आया नहीं आया? चलो अब आगे पढ़ते हैं। देखो, अच्छा इसको करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हमने अभी डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, चलो इनके डिफरेंस पढ़ते हैं। जो डिफ्यूजन होता है वो कहां से कहां होता है? डिफ्यूजन जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसकी होती है? वाटर मॉलिक्यूल की। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो अपने हाई से लो वाटर एरिया की तरफ जो है वो मूव करता है। कहां तक? लो वाटर एरिया की तरफ मूव करता है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर वाटर ज्यादा है तो सोल्यूट कैसा होगा? सोल्यूट होगा बेटा कम। और कहाँ मूव करेगा? और यहाँ लो वाटर है तो यहाँ कैसा होगा? सोल्यूट होगा यहाँ पर ज्यादा। तो मतलब कि कम सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ मूव करता है। ये क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। अच्छा, दूसरा डिफरेंस, जो डिफ्यूजन होता है ना उसमें कोई भी सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। अच्छा, एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे तो मैंने एक एप्लीकेशन बताई कि रेजिन्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं। एक एप्लीकेशन और है बेटा, जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, है ना, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर? हमारे बॉडी के अंदर। वो भी किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। प्लांट जो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं ना, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो डिफ्यूजन है, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। दूसरा, प्लांट जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना वाटर मॉलिक्यूल को, रूट से सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कैसे कर पा रहे हैं? वो ऑस्मोसिस की वजह से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा ना तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा चलो, ऑस्मोसिस को हम और डीप से जानते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 3 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपरटोनिक। इधर लिख देती हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सबसे पहले जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। लेट सपोज ये मैंने कोई बीकर लिया और इसमें मैंने क्या डाल दिया? नॉर्मल वाटर डाल दिया, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम होगी, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अपोजिट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि लेट सपोज मैंने बीकर लिया और यहाँ मैंने वाटर को फिल कर दिया और इसमें मैंने सॉल्ट डाला, नींबू पानी बना रही हूँ, सॉल्ट डाला घुल कर, तो ये जो सॉल्ट होगा ना इसको क्या कर देगा? यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी पानी में। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि जहां पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है? वो सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है? जहां पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। अच्छा देखो, हम कह रहे हैं ज्यादा होती है, कम होती है, तो जब हम ज्यादा या कम बोल रहे हैं तो किसी के रेफरेंस में बोलते हैं। समझ में आया? तो ये मतलब कि अब रेफरेंस क्या है, समझो इस चीज को।
लेट सपोज ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और इसमें मैंने किशमिश को डाल दिया, रेजिन्स को डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आउटसाइड जो है वहां पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। कम किसके कंपैरिजन में है? जो मैंने ये रेजिन डाला है ना, इसके कंपैरिजन में है। रेजिन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, समझ में आया? उसमें जो वो मीठी है ज्यादा है, उसमें इसको हम बोल सकते हैं शुगर की जो कंसेंट्रेशन है वो कहाँ है? ज्यादा किसके अंदर है? किशमिश के अंदर ज्यादा है, ठीक है। और बाहर क्या है? कम है, समझ में आया? अब इस चीज को सोचो कि बाहर की तरफ सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है और अंदर की तरफ सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए हमने ऊपर वाला जो हमारा सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल मीडियम है, वो कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्यों? कंपैरिजन टू दैट इंटरनल मीडियम जो किशमिश इसको प्रोवाइड करा रही है, वहां पर सोल्यूट ज्यादा है और उसके पास सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, तो वो कैसा मीडियम हो जाएगा? हाइपोटोनिक मीडियम या हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? अब इसमें देखो एक चीज गौर करो, जब मैंने इस रेजिन को यहाँ पर डाला है और अंदर की तरफ सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर की तरफ सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, या फिर इसको इस तरह से समझो कि बाहर की तरफ जो वाटर है ना उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर की तरफ जो वाटर है उसकी कंसेंट्रेशन कम है। और मैंने भी बताया है ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर अपने हाई से लो की तरफ मूव करेगा, है ना? वाटर अपने हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो मुझे बताओ बेटा, वाटर कहाँ ज्यादा है? बाहर ज्यादा है। कहाँ कम है? अंदर कम है। तो वाटर अंदर बाहर से कहाँ मूव करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा। करेगा नहीं करेगा? इसी वजह से जो आपका रेजिन होगा वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। तो समझ में आया? मतलब मम्मी प्योर साइंस लगा रही है। मम्मी ने रेजिन लिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया, उन रेजिन्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। अब क्या होगा? चूंकि अंदर की तरफ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कम है, तो वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। समझ में आया? अब वाटर अंदर मूव कर रहा है तो मतलब ये प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस। और अंदर मूव कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर समझो दूसरा पॉइंट। अब ये जो रेजिन है ना, जो एकदम स्वेल हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, इसको लिया और इसको लेकर मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि बाहर जो है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है और अंदर की तरफ रेजिन में जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है वो क्या है? वो कम है। यानी कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? अंदर की तरफ, किशमिश के अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है? कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अपने हाई से लो की तरफ। ज्यादा कहाँ है वाटर? किशमिश के अंदर ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा। कम कहाँ है? बाहर मीडियम में वाटर कम है, तो कहाँ मूव करेगा? बाहर की तरफ जो वाटर है वो मूव कर जाएगा। तो वाटर मूव कर रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और बाहर जा रहा है तो क्या बोल देंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। समझ में आया नहीं आया? देखो, हाइपोटोनिक क्लियर हुआ, हाइपरटोनिक मीडियम क्लियर हुआ, एंडोऑस्मोसिस क्लियर हुआ, एक्सोऑस्मोसिस क्लियर हुआ। अब देखो एक पॉइंट और बचता है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? अब ये जो किशमिश है ना, मैंने ली और एक मीडियम लिया, ऐसा मीडियम लिया जिसमें ना तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है ना वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, मतलब नेट मूवमेंट जीरो है, वाटर मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा है। मतलब कि मीडियम के अंदर जो कंसंट्रेशन है ना सॉल्यूट और वाटर की, वही कंसंट्रेशन बाहर के मीडियम में है, इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वेयर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज जीरो, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड इन द isotonic solution because the concentration that is present in the medium is equal to the concentration that is present inside the cell और द रेजिन। समझ में आया? ये मैंने आपको रेजिन लेके समझाया। अब यहाँ पर इस चीज को सेल भी ले सकते हो कि सेल जो है वो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ना ये बहुत खूबसूरत सा
डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बताया है, देखो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, मतलब कि बाहर का जो मीडियम है वहां जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरसेलुलर मीडियम, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और इंटरसेलुलर मीडियम। इंट्रासेलुलर मीडियम सेल के अंदर का जो मीडियम है वहां जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है बाहर का जो मीडियम है उसके। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हमने बोल दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जहां पर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा है, मतलब कि एक्सटर्नल मीडियम में, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में ज्यादा है, और अंदर की तरफ जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक मीडियम। समझ में आया नहीं आया? और इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। अब यहाँ पर एक 3 डायग्राम दिए हुए इस तरह से, देखो यहाँ पर जो साइज है ना सेल का वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि आइसोटोनिक मीडियम में प्लेस है। अगर हम इसको हाइपोटोनिक मीडियम में प्लेस करेंगे तो जो सेल होंगी क्या कर जाएंगी, स्वेल अप कर जाएंगी, और सेल के अंदर वाटर जो है वो फिल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एंडोऑस्मोसिस। समझ में आया नहीं आया? और यहीं पर हम बात करें तो जो हाइपरटोनिक मीडियम है वहां पर जो सेल है वो कैसी कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि सारा पानी निकल गया है ना, बाहर की तरफ निकल गया। किसके थ्रू निकल गया, एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू निकल गया। समझ में आया नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रिंकेज ऑफ द सेल, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। समझ में आया? तीनों पॉइंट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। चलो अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ये नया पॉइंट ऐड किया है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, पिछले साल ये नहीं था, ठीक है। तो सेल की जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम समझते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल से, ठीक है। ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने, 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर, गाना नहीं गाता ये, इसका नाम है सिंगर और निकोलसन। इन दोनों ने बताया जो सेल की स्ट्रक्चर है ना वो फ्लूइड मोजाइक की तरह होती है। फ्लूइड मोजाइक का मतलब क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है ना। ये मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड टुवर्ड्स आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देम। अब इसको समझो, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है लेकिन टुकड़ों में समझेंगे, ठीक है। क्या टुकड़ों में समझेंगे, देखो स्ट्रक्चर को देखो एक बार, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इस तरह से देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना ये लिपिड मॉलिक्यूल है। इन लिपिड मॉलिक्यूल की एक खास बात देखो, यहाँ पर ये एक हेड है और इसके नीचे एक टेल है। तो ये जो हेड पार्ट होता है ना, ये जो हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल होती है ना ये होती है हाइड्रोफोबिक। देखो समझो, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग है, ठीक है। तो जो सेल होती है ना वो एक्वस मीडियम में प्लेस होती है, मतलब वहां प्लेस होती है जहाँ बहुत सारा वाटर होता है। तो ये जो हेड होता है ना ये वाटर लविंग है। समझ में आया नहीं आया? और जो टेल है जो वाटर को हिट करके उसको इनसाइड में घुसा दिया है, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या है, टेल है। 2 लेयर हैं, एक लिपिड की एक लेयर है, यहाँ एक लिपिड की लेयर है। वहां पर जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनसाइड है, और जो हाइड्रोफिलिक जो सरफेस है वो क्या है, आउटसाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्वस मीडियम है। समझ में आया? अब ये जो लेयर है ना यहाँ पर कहीं कहीं पर प्रोटीन प्रेजेंट है, इस तरह से कुछ प्रोटीन जो है एकदम घुसे हुए मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, की लिपिड मॉलिक्यूल फ्लूइड की तरह है, प्रोटीन जो है वो मोजाइक फॉर्म में कहीं पर प्रेजेंट होता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये मॉडल कैसा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है और उसमें कहीं पर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया नहीं आया? द मॉलिक्यूल can move sideways, flip, rotate within the membrane, hence is called fluid। देखो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में एक दूसरे अपनी प्लेस से मूव कर सकते हैं ना, जबकि सॉलिड में मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते।
समझ में आया। और जी हाँ, जो लिपिड मॉलिक्यूल है ना, ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, इसलिए जो मूवमेंट के लिपिड मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बेसिस पे इसको क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर वो कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं। देखो ये जो प्रोटीन है ना, ये वाला जो बन रहा है, ये क्या है, ये गेट कीपर की तरह काम करता है। जस्ट अ मिनट, ये क्या है, ये गेट कीपर है। गेट कीपर क्या होता है, गेट पर खड़ा होता है और अलाउ करता है लोगों को आना जाना। ऐसे ही ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ये सब्सटेंस को अंदर आना और बाहर जाना अलाउ करता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल गेट कीपर की तरह होता है। दूसरा, ये टाइल्स मॉलिक्यूल आर अरेंज since the molecule are arranged like tiles in a mosaic, it is called mosaic model। कि ये जो प्रोटीन है कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मोजाइक। यानी कि फ्लूइड लिपिड के लिए, मोजाइक प्रोटीन के लिए। कैसा मॉडल हो गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल हो गया। कैसा में क्या होती है, इसमें लिपिड की दो लेयर होती हैं। हाइड्रोफोबिक हैग जो होता है वो एक्सटर्नल साइड प्रेजेंट होता है, और टेल जो होती है वो इंटरनल साइड प्रेजेंट होते हैं। दो लिपिड की लेयर है, ठीक है, दोनों साइड हाइड्रोफिलिक हैग है और इनसाइड में हाइड्रोफोबिक टेल है, और प्रोटीन जो है वो कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। लिपिड के मॉलिक्यूल आपस में मूव कर सकते हैं, तो इसलिए क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। और प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, वो कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, मोजाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं बेटा, इसको मोजाइक फॉर्म बोल देते हैं। समझ में आया? किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन ने दिया है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हुई सेल की स्ट्रक्चर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।